रोल है। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। चुनावों का मौसम सबको पता है और परसों जो दूसरे चरण के चुनाव होंगे लोकसभा के, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में एक ऐसी घटना घटती है जो चर्चा का विषय बन जाता है कि जुगल किशोर जो सांसद हैं, जब वो नामांकन भरते अपना पत्र, उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ गायब है। वो क्या गायब है, क्यों इतना ज़्यादा उस पर हाय हल्ला हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए शेष शकील जी हमारे साथ, वरिष्ठ वकील भी हैं और विसल ब्लोअर भी हैं। वक्त वक्त पर आप इनके सुनते हैं, तंग करते रहते हैं लोगों को, ज़बरदस्त आवाज़ उठाते हैं और अब जुगल किशोर जी इनके निशाने पर आ गए हैं। सर, क्या है ये हिमगिरी वाला मसला और क्या है ये 33-34 करोड़? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप गुहार लगा रहे हैं इलेक्शन ऑफिसर से कि भाई साहब कार्रवाई कीजिए। ललित भाई, एक हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनती है जिसमें ममता जी जो कि वाइफ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी की, इसके अलावा कविंदर गुप्ता साना श्री बिंद्रावन गुप्ता जो हमारे भूतपूर्व स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जुगल किशोर जी जो हमारे एमपी साहब हैं, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ये कंपनी रजिस्टर होती है जम्मू में कंपनीज एक्ट के तहत। ठीक है। और बड़ी मज़ेदार बात है कि इस कंपनी को 3 मेगावाट का एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में मिला, चंबा ज़िला में। ये काफ़ी मशहूर है। हाँ, और ये मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट को लगाने के लिए ये जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जम्मू कश्मीर बैंक की लिंक रोड शाखा से राब्ता कायम करती है कि हमें फाइनेंस चाहिए। अच्छा, लोन के लिए। और मैं आपको बताऊं, 3 किस्तों में ललित भाई 29 करोड़ रुपया असल जो है जम्मू कश्मीर बैंक ने इनको फाइनेंस किया। 3 टर्म लोन दिए। आखिरी किस्त जो है वो साल 2015 या 16 अगस्त में ये 4 करोड़ की आखिरी किस्त इनको मिली। और फिर उसके बाद क्या हुआ ललित भाई, इंटरेस्टिंगली, ना ही प्रोजेक्ट जो है कमीशन हुआ चंबा में, और अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया, जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंक का जो पैसा था उसकी ये लोग अदायगी भी नहीं कर पाए। और हिमाचल में जो इनको ये जो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करनी थी, उसमें भी ये लोग विफल रहे। और बड़ी मज़ेदार बात है, हिमाचल सरकार ने इनको सितंबर में हिमगिरी को कैंसलेशन का नोटिस दिया, शो काज नोटिस दिया। कौन से सितंबर 2022 में। अच्छा, तो 2022 में। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। और नवंबर में ये लोग लिख के देते हैं 2022 में हिमगिरी वाले कि भाई हमारा अकाउंट एनपीए है, हम पैसे देने की पोजीशन में नहीं है और बैंक हमें। एक चीज़ समझाइएगा, ये जो सरकार ने कैंसिल इनका किया, जो नोटिस भेजा है, यानी कि आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ये कैंसिल कर रहे हैं, आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। जी जी, यानी कि इन्होंने हिमाचल सरकार को भी चूना लगा दिया। बिल्कुल लगा दिया। और वहाँ के लोगों के साथ भी दगा किया, क्योंकि अगर वो बिजली तैयार होती तो वहाँ के लोगों को मिलती। बिल्कुल ठीक है। अब बड़ी मज़ेदार बात ये है, आप देखिए नवंबर 22 तक ये कहते हैं कि हम एनपीए हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुए पार्लियामेंट के, तो जुगल किशोर जी ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा और जो उसके साथ अपना एफिडेविट शामिल किया, उसमें जुगल जी कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोई इन्होंने बताया कोई 13.5 लाख या 14 लाख की, ये कहते हैं मैंने इन्वेस्ट किया है। और साथ में ये भी लिखते हैं अपने एफिडेविट में कि मैं गारंटर हूँ हिमगिरी का, और साथ में जो हिमगिरी जो है उसकी टोटल लाइबिलिटी जो है वो 34 करोड़ है। तो उन्होंने एडमिट किया अपने एफिडेविट में जुगल जी ने 2019 में कि एक तो मेरी देनदारी है, मैं गारंटर हूं, और टोटल लाइबिलिटी जो हिमगिरी की है, जिसको मैं जॉइंटली स्वेयरली लायबल हूं, 34 करोड़ रुपए है। कि कल को अगर मेरा कोई पार्टनर नहीं देता है या फिर कल को कोई भाग जाता है तो ये सारी अदायगी मैं करूंगा। ये सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँगा। अब आप देखिए ललित भाई, 30 मार्च 2024 को जुगल जी ने सचिन कुमार वैश्या जी, जो कि हमारे आईएएस हैं और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर हैं, जिनको डेजिग्नेट किया है इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वहाँ पे इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा।
उस नॉमिनेशन फॉर्म में ये भी एडमिट किया जुगल जी ने कि मेरी वाबस्तगी, मेरी एसोसिएशन जो है वो है हिमगिरी के साथ, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट उसमें की है। लेकिन जहाँ पे लाइबिलिटी का कॉलम आया कि आपने बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपकी कितनी लाइबिलिटी है, तो जुगल जी ने लिखा कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ 20 लाख रुपया है। तो 34 करोड़ से जो लाइबिलिटी, जो 34 करोड़ लाइबिलिटी इंडिकेट की इन्होंने साल 2019 में इस अपने लेटेस्ट एफिडेविट में, जो कि 30 मार्च 24 को दिया, उसमें कहते हैं कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो 20 लाख रुपए रह गई है। यानी कि 33 करोड़ 80 लाख की अदायगी हो गई है। हो गई है, इसका तो प्रिजम्पशन तो यही है। अब जब मैंने ये दोनों एफिडेविट्स को जब मैंने कंपेयर किया, तो मैंने 4 अप्रैल को 2024 को जो रिटर्निंग ऑफिसर है हमारे जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके दफ्तर में जाकर मैंने एक छोटी सी दरखास्त दायर कर दी। मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर साहब, मिसमैच है जुगल जी के एफिडेविट में, साल 2019 के एफिडेविट में और 24 के एफिडेविट में, और बहुत बड़ी अदायगी हुई है। तो एज ए वोटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ JNK, मुझे और मेरे डुग्गर प्रदेश के जिन लोगों ने 26 तारीख को वोट डालना है, उनको ये जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फंडामेंटल राइट टू नो, अपने कैंडिडेट के बारे में, कि भाई मैं जानना चाहता हूँ, मेरा डुग्गर प्रदेश जानना चाहता है कि 33.5 या 34 करोड़ रुपए की अदायगी हो गई है एज पर द एफिडेविट। तो एटलीस्ट आप रिटर्निंग ऑफिसर जो है इनसे पूछिए इस मिसमैच के बारे में, इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में। सर मुझे ये बताइए, जब ये नामांकन पत्र भरा जाता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उनके वो पुरानी चीज़ों को उनके साथ मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हाँ पुराने में क्या था, नए में क्या है, ये भी होता होगा ना? मैं आपको बड़ी मजेदार आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके तहत ये हम फॉर्म भरते हैं, सूचना देते हैं, उसमें स्क्रूटनी का प्रावधान है ललित भाई। सेक्शन 36 है, और वो ये उसने सिर्फ जो बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनको ये राइट नहीं दिया हुआ कि वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। उसमें लिखा है एनी पर्सन। तो वो जो एनी पर्सन की श्रेणी, वो तो ठीक है, आप तो आते हैं, हम आते हैं। मेरे सवाल, क्या इसमें DC साहब से भी कोताही हुई है वो जांचने में? हाँ, उनसे कोताही हुई है। क्यों कोताही हुई है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 4 तारीख को उनको इंटीमेट कर दिया था कि DC साहब, और साथ में मैंने दोनों उनके एफिडेविट साथ में शामिल किए थे। बिल्कुल, मैंने उनको मिसमैच उनके नोटिस में लाया 4 तारीख को, स्क्रूटनी 6 को थी। अच्छा। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मेरी रिप्रेजेंटेशन को DC साहब ने मेरे ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं किया, और ना ही पुट किया जुगल जी को, और मुझे लगता है किसी कैंडिडेट ने भी इसको हाईलाइट नहीं किया, और उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और 7 तारीख को ललित भाई मुझे DC साहब ने कम्युनिकेशन भेजा कि आपकी चिट्ठी हमें मिली थी कोर्ट में, आप कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाइए। तो मुझे ऐसा लगा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो थे उन्होंने शायद सेक्शन 36 जो थी उसका मुताला उसको नहीं पढ़ा था, और उन्होंने बहुत ही लाइटली लिया इस सारे मामले को। एक साधारण उसमें आते हैं, ये तो होगी कानूनी सारी। अब इस पर क्या एक्शन होता है? क्या ये नामांकन रद्द हो सकता था, या अभी भी कोई है प्रावधान, या परसों चुनाव है तो अब क्या फ़ायदा? मैं आपसे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ललित जी साहब बात कहूँगा, जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, जुगल जी चुनाव लड़ेंगे, कानूनी प्रक्रिया जो है, कानून अपना काम करेगा। अच्छा, इसके बाद भी चलता रहेगा? इसके बाद ये चलता रहेगा। दोषी पाएंगे तो ये सदस्यता अगर जीत जाते हैं तो रद्द हो जाएगी? ये मैं आपको बता दूं, फॉल्स एफिडेविट फाइल करना इसके लिए ये कानूनन जुर्म है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में जुगल जी के खिलाफ, और अगर ये पाया गया कि इन्होंने सप्रेशन किया है, कंसील किया है, लोगों को धोखा दिया है, तो इनको ये जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि जो सज़ा है उसमें फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट वो मिल सकती है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर जुगल जी जीत जाते हैं और कोई कैंडिडेट हार जाता है, ये बहुत बड़ी ग्राउंड होगी एक इलेक्शन पिटीशन के लिए। जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके पास ये ग्राउंड होगी कि इनका एफिडेविट फॉल्स था,
और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इलेक्शन पिटीशन मंजूर हो गई तो इनकी सदस्यता जो है लोकसभा की वो कैंसिल हो सकती है। तो जो सेकंड पे आएगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाए। उन्हीं को विजेता घोषित किया। तब तो सब दुआएं कर रहे होंगे कि ऐसा हो जाए। सूरत में भी तो ऐसा हुआ ना मेरे ख्याल में, गुजरात में। देखिए सूरत में भी आपने देखा, कहते हैं मिस मैच था कोई सिग्नेचर में हो गया वो निर्विरोध चुन लिए गए। वो मुझे लगता है कि उनको वॉकओवर मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। हम तो कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक संविधान है, एक कानून है इस देश में। तो आपको लगता है ये एक मुद्दा है, ये वाकई ऐसा हुआ है और इस पे एक्शन होना चाहिए, या फिर वही कि शकील जी का जब मन करता है तब कैमरे के सामने आ जाते हैं और मोबाइल पे बोलना, भाई साहब ये इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया? देखिए ललित भाई, मैंने जब भी कोई मामला उठाया बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठाया है। अब देखिए, मैं जिस दिन से नॉमिनेशन फॉर्म भरा है जुगल जी ने 30 मार्च 24 से, शायद ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन मैंने जनता को जागरूक करने की कोशिश नहीं की है। मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन मैं एक दायित्व एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक दुग्गर प्रदेश का बेटा होने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वोटर्स को एजुकेट किया जाए, कानून उनको बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें राइट्स दिए हैं, आप देखिए रोज़ अखबारों में आया कि नो योर कैंडिडेट। हाँ, आप जानिए उसके बारे में सब, आप उसके बारे में जानिए। तो मैं और ये जानकारी लोगों को बता रहे हैं कि मैं ये कहता हूं कि जुगल जी जहां जहां जा रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछें कि जुगल जी 34 करोड़ रुपए किस दिन। अच्छा, एक और चीज है, ये जो 34 करोड़ आप बात कर रहे हैं, ये जो और भी जो पार्टनर हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनके हिस्से में इतना आया होगा, या फिर जो कंपनी के तहत जो लोन लिया होता है वो एक ही अमाउंट गिना जाएगा सबके लिए? देखिए, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, जैसे हम दोनों ने लोन लिया, हमने लोन लिया, जैसे हम 4-5 डायरेक्टर हैं या प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, जब हमने कह दिया कि हम गारंटर हैं, ठीक, तो हम उसमें क्लाज होती है गारंटी डीड में, जॉइंटली एंड स्वेयरली लायबल। बैंक की मर्जी है, वो एक बंदे से भी 34 करोड़ रुपए रिकवर कर सकता है। अगर सपोज 3 या 4 लोग हैं, वो बैंक करप्ट हो चुके हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन एक बंदा साहिब जायदाद है, एक बंदा पैसे वाला है, तो बैंक जो है वो उससे। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ललित भाई वो ये है कि 13-14 का ये लोन है, हम 24 में पहुंच गए हैं। तो बाकियों ने जिन्होंने लिया था उनकी तो प्रॉपर्टी सीज हो गई हैं। आप देखिए, उनके बिजनेस जो बिल्डिंग प्रेमिसेस है वहाँ पे ये जी वो हो गया, दिवालिया हो गया। मैं सिर्फ ललित भाई तथ्यों पे बात करता हूँ। आप देखिए, 11 महीने के लिए हिलाल राथर सलाखों के पीछे थे, और पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि हिलाल राथर, अब्दुल रहीम राथर, जो 6 दफ़ा चुनाव जीत चुके हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको 11 महीने लग गए सलाखों से बाहर आने में। अभी भी मुश्किलात उनकी जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। मैं लोगों के सामने यही तथ्य रखता हूँ कि भाई कानून मुख्तलिफ क्यों हैं लोगों के लिए। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की जो चक्की है वो पीसिंग क्यों नहीं करती है, ये फैसला लोगों ने करना है। लोग पूछें सवाल इनसे। और सबसे बड़ी बात, लोगों के घरों के बाहर आजकल ढोल बजाए जाते हैं, हाँ, लोगों को बेइज्जत किया जाता है। और मैं आपको एक चीज़, और भी उनको जिन्होंने 5 लाख 10 लाख जिन्होंने लोन लिया है, और इतना प्यार मोहब्बत शफकत हीमगिरी के साथ क्यों, मैं यही सवाल है मेरे कुछ। और अब एक आखिरी, अगर जुगल किशोर जी कहते हैं भाई साहब मैंने अपने हिस्से का लोन दे दिया है, जी मेरे में कोई लोन नहीं है, मैंने तो दे दिया मेरे हिस्से में जो था। जम्मू कश्मीर की जनता को बताएं, बैंक का एनओसी बताएं कि भाई लाइबिलिटी क्लियर है। मैंने तो इतनी बात कही ना, ठीक है, बस मेरा इतना सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुगल किशोर जी के ऊपर कई सवाल हैं, उनके नामांकन पत्र भरने पर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो पूरी जानकारी दी है, उसमें हिमगिरी जो है वो लगता है गले की फांस उनके लिए बन गया हुआ है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी सही साबित होती है तो शकील जी कहते हैं अगर वो जीत जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी, और जो सेकंड नंबर वाला कैंडिडेट होगा वो जीत उसको शायद उनकी दिवाली हो जाए। तो आज विपक्ष भी जो है वो सोच रहा होगा कि हो ही जाए कुछ, लेकिन विपक्ष भी खामोश ही रहा। देखिए, वो जो आप अक्सर कहते हैं कि सुल्लू गुल्लू, ये कुछ मुझे समझ नहीं आई कि 6 तारीख को बड़ा अच्छा मौका था बल्ला साहब के लिए। बल्ला साहब भी लॉ ग्रेजुएट हैं। अच्छा, हाँ, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं। तो लेकिन पता नहीं ये, और अंकुर जी उससे भी बड़े, मैंने आपको याद होगा, अंकुर जी तो खुद भी एक बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं। ये सब इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। सभी ने इन चीज़ों को इग्नोर किया। ठीक है, धन्यवाद।